बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगर हमने कोई भी टैक्स एफबीआर को पे कर दिया हुआ है तो उसमें अगर कोई करेक्शन रिक्वायर्ड है तो उस उसको करेक्शन को हम किस तरह ख़त्म करेंगे, उसके लिए क्या प्रोसीजर अडॉप्ट करेंगे, उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे और उसमें कितना टाइम पीरियड रिक्वायर्ड होगा और उसके लिए क्या मैकेनिज़्म हम अडॉप्ट करेंगे। जी नाज़रीन, सीपीआर करेक्शन वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि सीपीआर करेक्शन के लिए क्या कौन सी अथॉरिटी है जो कि सीपीआर को करेक्ट करेगी और उस अथॉरिटी की डोमेन में कौन कौन सी करेक्शन आती है, कब हमें जो ना सीपीआर करेक्शन रिक्वायर्ड होगी और उस सीपीआर करेक्शन के लिए हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने पड़ेंगे और उसका ई फाइलिंग का प्रोसीजर क्या होगा और उसका ऑफलाइन फाइलिंग का प्रोसीजर क्या होगा। जी, इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि जो सीपीआर की करेक्शन अथॉरिटी है वो एफबीआर है। एफबीआर का जो इनलैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट है उसने जो ना सीपीआर की करेक्शन करनी होती है और इसकी डोमेन में जो ना वो तीन तरह के जो ना वो पेड टैक्स आते हैं जो कि जिसको हमने करेक्शन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक कोई भी इनकम टैक्स जो हम पे करते हैं तो अगर उस इनकम टैक्स के चालान में उस इनकम टैक्स के सीपीआर में अगर कोई करेक्शन रिक्वायर्ड है तो हम उसके लिए अप्लाई करेंगे। अगर ऐसा सेल टैक्स जो कि एफबीआर को पे हुआ पड़ा यानी कि वो सेल टैक्स ऑन गुड्स, तो उस पेड सीपीआर में अगर कोई करेक्शन रिक्वायर्ड है तो उसके लिए भी हम अप्लाई कर सकते हैं टू एफबीआर। और इसके अलावा कोई एफईडी हमने पे की हुई है एफबीआर को तो उसमें अगर करेक्शन रिक्वायर्ड है तो वो उसके लिए भी जो ना हम इसी प्रोसीजर के थ्रू जो ना उसकी सीपीआर करेक्शन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि सीपीआर की करेक्शन कब रिक्वायर्ड होती है, यानी कि जो है ना हम कब जो ना इसकी करेक्शन के लिए अप्लाई करेंगे। पहली बात यह है कि अगर हमारे जो ना सीपीआर जो हमने पे कर दिया हुआ है टैक्स एफबीआर को, अगर उसके टैक्स पीरियड में हमने चेंज रिक्वायर्ड है, चेंज करवानी है या उसमें करेक्शन करवानी है, यानी कि उसका जो मंथ चेंज करवाना है या उसका जो ना टैक्स ईयर चेंज करवाना है, तो तब जो हम ना सीपीआर की करेक्शन के लिए अप्लाई करेंगे। अगर जो है ना हमने जिस सेक्शन के अंडर पेमेंट की हुई है तो उस सेक्शन को हमने सेलेक्ट किया था, लेकिन हमें बाद में पता लगा हुआ कि उस सेक्शन में हमने चेंजेस करनी है तो वो सेक्शन या गलती से सिलेक्ट हो गया हुआ है, तो उस सेक्शन को चेंज करने के लिए हम जो ना इसी मैकेनिज़्म का अडॉप्ट करेंगे। या फिर जो ना जो विद होल्डिंग एजेंट है तो विद होल्डिंग एजेंट जो ना वो गलती से सिलेक्ट हो गया हुआ है तो या उसकी जो ना वो एनटीएन वगैरह उसका गलती से सिलेक्ट हो गया तो उसको उसकी चेंज के लिए हम जो अप्लाई करेंगे, तो उसके लिए भी जो ना यही मैकेनिज़्म अडॉप्ट करेंगे। यहाँ भी जो ना हमने जिस पर्सन को टैक्स पे करना था यानी कि जिस पर्सन का टैक्स जमा कराना था सीपीआर के थ्रू, तो वो जो ना पर्सन वो गलती से सिलेक्ट हो गया है हुआ है या उसका जो ना वो नेम गलती से टाइप हो गया हुआ है, तो उस नेम की करेक्शन के लिए जो ना हम जो ना यही मैकेनिज़्म अडॉप्ट करेंगे। इसके अलावा जो ना अगर एड्रेस चेंज करवाना है हमने सीपीआर में, तो तब भी जो ना हम ना सीपीआर की करेक्शन के लिए अप्लाई करेंगे। नॉर्मली ये होता है कि अगर ऐसा पर्सन जिसका एनटीएन बना हुआ तो जैसे हम उसका एनटीएन चलान क्रिएट करते हुए ऐड करते हैं तो एफबीआर जो ना वो खुद ब खुद जो ना उसका डाटा एक्सट्रैक्ट कर लेता है। लेकिन सम केसेस में अगर एनटीएन नहीं बना हुआ होता तो हमें जो ना इंफॉर्मेशन जो है ना खुद से फीड करनी पड़ती है, तो उस केस में जो ना हमें हर चीज़ जो ना मैनुअली पंच करनी पड़ती है। तो उस केस में अगर जो ना वो टैक्स पेयर का नेम गलती से टाइप हो गया हुआ तो उसका या उसका सीएनएसी गलती से टाइप हो गया है, गलत टाइप हो गया या उसका एड्रेस जो ना गलत टाइप हो गया, तो तब जो ना हम उसके लिए तब जो ना हम सीपीआर करेक्शन के लिए अप्लाई करेंगे। इसके अलावा जो एड्रेस है तो होता है तो वो कुछ केसेस में ऐसे होता है कि जैसे प्रॉपर्टी को सेल परचेज़ कर रहे होते हैं तो उसके लिए जो रेलिवेंट जो है विद होल्डिंग एजेंट होता है, तो वो कह रहा होता है कि आपने जो ना वो जो प्लाट आपका सेल करने जा रहे हैं या परचेज़ करने जा रहे हैं, तो वो आप जब सीपीआर क्रिएट करेंगे तो उस सीपीआर के अंदर जो ना वो आपका वो वही जो ना प्रॉपर्टी का एड्रेस मेंशन होना चाहिए। तो वो लेट्स सपोज अगर हम एड्रेस जो ना वो मेंशन नहीं कर पाते या गलत मेंशन करते हैं तो तब भी जो हमें जो ना वो चेंज इन एड्रेस के लिए जो ना सीपीआर करेक्शन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये जो है तो ये डिफरेंट सिनेरियोस हो गए जिसके मुताबिक जो ना हमें जो ना सीपीआर करेक्शन के लिए ना अप्लाई करना पड़ेगा एफबीआर में। जी, अब हम बात करते हैं कि वो ऐसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, क्या क्या इन्फॉर्मेशन जो है वो जो कि हमें रिक्वायर्ड होगी
ताकि जो हम ना CPR की करेक्शन के लिए फॉर्मली जो ना एम्पियर में अप्लाई कर सकें, ई फाइलिंग के थ्रू भी और ना ऑफलाइन भी। सबसे पहले जो ना एप्लीकेशन फॉर्म ड्राफ्ट करना होगा। इस एप्लीकेशन फॉर्म में जो ना टोटल इन्फॉर्मेशन जो ना फीड की जाएगी कि ये जो ना ये टैक्स पेयर है, जो इन्फॉर्मेशन जो एप्लीकेशन जो ना हमने सबमिट करनी है रेलिवेंट अपने कमिश्नर को, उसका एड्रेस वगैरह मेंशन होगा, आरटीओ का रेलिवेंट आरटीओ का एड्रेस मेंशन होगा, उसका नेम मेंशन होगा। तो इसके अलावा जो ना उसमें इन्फॉर्मेशन सारी फिल करनी है कि हमने सीपीआर की डिटेल देनी है, टैक्स पेड अपनी डिटेल देनी है। तो इसके अलावा जो ना अदर इन्फॉर्मेशन होगी एज़ पर जो ना नीड। हम अभी आपको ना एक परफॉर्मा दिखाते हैं जो कि फील्ड और एंड सबमिटेड एप्लीकेशन फॉर्म है जी। ये फील्ड एक एप्लीकेशन फॉर्म है CPR करेक्शन के लिए। तो इसमें जो ना वो डिटेल आ रही है, रेलिवेंट जो ना कमिश्नर और आरटीओ का एड्रेस आ रहा है, टैक्स पेयर की डिटेल आ रही है और सब्जेक्ट आ रहा है। उसके अलावा जो ना डिटेल जो ना एप्लीकेशन की बॉडी के अंदर बाकी अदर डिटेल आ रही है जो कि रेलिवेंट टू CPR और अमाउंट वगैरह मेंशन है। तो इसके अलावा जो ना एंड के ऊपर जो ना जो हमने डॉक्यूमेंट अटैच करके साथ में सबमिट कराने हैं, तो उसको भी आपने मेंशन करना है कि ये साथ साथ ना हम एप्लीकेशन के साथ ये डॉक्यूमेंट सबमिट करवा रहे हैं। तो ये सारी डिटेल जो ना एप्लीकेशन फॉर्म में मेंशन हो जाएगी। इसके अलावा जो है ना टैक्स पेयर ने जो कि अपने CPR की करेक्शन के लिए अप्लाई कर रहा है, उसने जो ना 50 रुपीज़ के स्टाम्प पेपर के ऊपर एफिडेविट बना के वो भी सबमिट कराना है। तो इसका भी जो ना आपको हम सैम्पल फाइल दिखा। तो ये जो है ना एक एफिडेविट की सैम्पल फाइल है। तो इसमें भी जो ना वो इन्फॉर्मेशन सारी फिल्ड करनी पड़ती है और इस चीज़ को एक्नॉलेजमेंट देनी पड़ती है कि जो भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं वो सारी की सारी ट्रू एंड फेयर है। तो इसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल होंगे अगर इन्फॉर्मेशन जो है ना वो गलत हुई तो। इसके अलावा जो है ना CPR की जो कॉपी है वो साथ में अटैच करनी होती है या फिर जमा करवानी पड़ती है। CNEC कॉपी या NTN की कॉपी अटैच करनी पड़ती है। तो अगर जो ना अदर देन इंडिविजुअल होगा तो उसने जो ना अपनी NTN की कॉपी अटैच करनी है, यानी कि EOP या कंपनी ने। अगर जो ना इंडिविजुअल हुआ तो उसने जो ना CNEC की कॉपी अटैच करनी है। तो आगे जो ना वो जो 2 एडिशनल डॉक्यूमेंट्स अदर्स है वो ना सिनेरियो ऑन द बेसिस ऑफ सिनेरियो जो ना वो हमने सबमिट कराने हैं, अदरवाइज़ जो ना वो बाय डिफ़ॉल्ट सबमिट नहीं कराने। यानी कि अगर विद होल्डिंग एजेंट ने मिस्टेक किया तो उसने गलती से अपनी जो ना इन्फॉर्मेशन गलत फीड किया है, तो विद होल्डिंग एजेंट जो ना वो जो ना अपनी NOC भी साथ में जमा कराएगा। NOC या फिर जो ना अपने लेटर हेड के ऊपर जो है ना इन्फॉर्मेशन देगा कि ये जो ना मेरी तरफ से ये मिस्टेक हुई है तो मैं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ। तो और दूसरा वो बताएगा कि इन्फॉर्मेशन जो ना वो सारी ट्रू एंड फेयर है, तो वो साथ में उसका भी NOC अटैच हो जाएगा साथ में। इसके अलावा जो ना अगर इन्फॉर्मेशन CPR के ऊपर जो ना वो गलती से किसी और का CNEC या NTN हमने टाइप कर दिया हुआ है, तो वो CPR क्रिएट हो चुका हुआ है। तो वो जिस पर्सन का हमने CNEC जो ना वो गलती से टाइप किया हुआ है या कर दिया गया या हो गया है, तो उस पर्सन का CNEC की कॉपी भी अटैच करनी है साथ में। और साथ में जो ना उस पर्सन के बिहाफ पे जो ना वो स्टाम्प पेपर भी सबमिट करवाना है 50 रुपीज़ के स्टाम्प पेपर के ऊपर। तो ये भी मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है इन केस जो ना अगर किसी का CNEC या NTN जो ना वो गलती से टाइप हो गया हुआ है। जी नाज़रीन, अब हम बात करते हैं कि तमाम डॉक्यूमेंट्स मुकम्मल होने के बाद जो ना हमने क्या ई फाइलिंग का प्रोसीजर अपलोड करना है। तो ई फाइलिंग के लिए जो ना हमें सबसे पहले IRS पे जाना पड़ेगा के पोर्टल पे। ये IRS के पोर्टल पे ना हम लॉगिन करके जो ना सबसे ऊपर जो टैब्स आ रहे हैं, तो इसमें जो ना सेकंड लास्ट आ रहा है CPR करेक्शन। इस पर क्लिक करेंगे तो एक नया टैब ओपन हो जाएगा। तो इस पर जो ना ये करेक्शन फॉर इनकम टैक्स, सेल टैक्स एंड FED, इस पर क्लिक करेंगे तो एक नई विंडो ओपन हो जाएगी। तो इसमें जो ना वो बाय डिफ़ॉल्ट नेम आ रहा होगा और पीरियड पे हम सिलेक्ट करके जो ना रेलिवेंट पीरियड सेलेक्ट कर लेंगे। अब ये जो ना टैक्स ईयर हमने वो सिलेक्ट करना है जिस टैक्स ईयर से रिलेटेड जो ना हम CPR करेक्शन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो लेफ्ट फॉर जो ना हम 2020 के CPR करेक्शन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो 2020 टाइप करेंगे, एंटर क्लिक कर देंगे। तो ये सिलेक्ट पे क्लिक कर देंगे फिर। तो अब जो ना ये CPR करेक्शन के लिए जो ना बेसिकली ये उसकी एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे जो ना ये 3 तरह की आ रही है, डिफरेंट टैब्स आ रही है, कंटेंट्स आ रहे हैं, अटैचमेंट आ रही है, असाइनमेंट आ रही है। तो ये कंटेंट्स जो ना इसमें जो ना हमने जो एप्लीकेशन हमने टाइप की हुई थी, जो कि अभी आपको सैम्पल फाइल भी दिखाई थी, इसको जो ना वहाँ पे हम कॉपी पेस्ट कर देंगे। तो या फिर यहाँ पे टाइप कर देंगे थोरली।
ये हमने एप्लीकेशन जो है इसमें कॉपी पेस्ट कर दी है। तो आप टाइप भी कर सकते हैं, तो इसको टाइप कर दिया, उसको सेव कर दिया, फिर सेव प्रेस कर देंगे। आगे अटैचमेंट में आएंगे। अटैचमेंट में जो ना ये डिफरेंट अटैचमेंट्स हैं, बाय नेम भी वहाँ पे मेंशन है। तो सबसे पहले सीपीआर की कॉपी अटैच करेंगे। ये राइट साइड पे जो ना प्लस का बटन आ रहा है, यहाँ पे जैसे ही कर्सर यहाँ पे लेकर आएंगे तो ऐड अटैचमेंट का जो ना वो आइकन अपीयर हो जाएगा। तो यहाँ पे प्रेस करेंगे तो आगे जो ना ये बीच में ये फिर प्लस के बटन पे हम क्लिक करेंगे तो आगे जो ना आपके ले जाएगा सिस्टम के अंदर। तो आपने जो ना सीपीआर की कॉपी अटैच कर देनी है। इस तरह जो ना बाकी जो डॉक्यूमेंट्स जो ना वो जो कि मेंशन है वो भी अटैच कर देने हैं। तो ये डॉक्यूमेंट्स सारे अटैच हो जाएंगे। तो आगे जो असाइनमेंट वाला टैब आ रहा है, इसको कुछ नहीं करना। यहाँ से जो ना असाइनमेंट का टैब जो ना वो एफबीआर ने यूज़ करना है। तो यहाँ पे जो ना इसके कोरस्पोंडेंस के लिए उनके लिए है। तो हमारा काम इधर तक ही था। कंटेंट्स पे हमने एप्लीकेशन सारी टाइप कर देनी है और अटैचमेंट में जाकर ना डॉक्यूमेंट हमने अटैच कर देना है जो कि रेलिवेंट जो ना डॉक्यूमेंट्स एप्लीकेबल होंगे। तो ये अटैच करने के बाद जो ना हमने इस सेव के ऊपर प्रेस करना है और इसको जो ना फिर हम सबमिट कर देना है। जैसे ही हम सबमिट करेंगे तो ये एप्लीकेशन जो ना सबमिट हो जाएगी। फ़िलहाल हम इसको सबमिट नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमने डाटा अटैच नहीं किया हुआ है, आपको सिर्फ बताने के लिए है। तो जैसे डॉक्यूमेंट ये सबमिट कर देंगे एप्लीकेशन वहाँ से, तो ये आउटबॉक्स में आ जाएगी ऑटोमेटिकली, जैसे कि यहाँ पे पड़ी हुई सीपीआर करेक्शन के लिए। तो यहाँ पे जैसे ही उनकी एप्लीकेशन जो ना प्रोसेस में चली जाएगी ना, तो यहाँ से फिर निकल के ना ये कम्प्लीटेड टास्क में आ जाएगी। ये जैसे आपके यहाँ पे शो हो रही है आपको सीपीआर करेक्शन। तो जैसे ही सीपीआर करेक्शन पे हम क्लिक करेंगे कम्प्लीटेड टास्क के अंदर, तो जो एफबीआई का रिस्पॉन्ड होगा तो यहाँ पे शो हो जाएगा। तो ये इससे पहले जो ना हमें जो ना ऑफलाइन प्रोसीजर के लिए भी अप्लाई करना पड़ता है, क्योंकि जो ना ये कंटिन्यूसली जो ना वो एक फॉलोअप लेने वाला प्रोसीजर है। ख़ुद ब खुद जो ना वो एपीआई का ऑफिसर जो ना इसको एप्लीकेशन को परसू नहीं करेंगे, इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम ले लेते हैं। तो ये जो होगी हमारी बात होगी रिगार्डिंग ई फाइलिंग प्रोसीजर। अब हम ना ऑफलाइन फाइलिंग प्रोसीजर की बात करते हैं। जी, अब हम ऑफलाइन फाइलिंग प्रोसीजर की बात करते हैं कि ऑफलाइन फाइलिंग प्रोसीजर में हमने ये करना है कि जो भी डॉक्यूमेंट हमने जो ना स्कैन करके जो ना ऑनलाइन फ़ाइल किए थे, तो आप उन सबको जो ना उन सब की कॉपीज़ लेके उनको जो ना प्रिंट आउट लेके और पूरा एक फ़ाइल बना के एप्लीकेशन जो ना जाके रेलिवेंट आरटीओ में सबमिट करानी है। और आरटीओ में सबमिट कराने के बाद जो ना वो जो रेलिवेंट ऑफिसर होगा उसको ना बेसिकली पुशअप करना है, उसको जो ना परसू करना है इसकी एप्लीकेशन के लिए, ताकि वो ना जल्दी से इसको प्रोसेस कर सके। अदरवाइज़ जो ना वो अच्छा खासा इस पे टाइम ले लेते हैं और जिस पर्पज़ के लिए आपको सीपीआर करेक्शन रिक्वायर्ड होती है तो वो टाइम भी गुजर चुका होता है, तो फिर काफ़ी ज़्यादा नुकसान फेस करना पड़ता है। तो ये ऑफलाइन प्रोसीजर के थ्रू भी ना हम उसको पुशअप करते रहते हैं। तो इस केस में जो ना फिर इन एनी केस जो ना वो टेस्ट कंसल्टेंट की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि उनका जो ना वो इंटरेक्शन होता है, उनको जो ना एक थोड़ा सा आइडिया भी होता है कि किस ऑफिसर से किस तरह बात करनी है, और थोड़ा बहुत फिर उसको भी हम आउट ऑफ द वे भी जाना पड़ता है। जी, ऑफलाइन फाइलिंग करने के बाद ना जैसे ही ना एप्लीकेशन आपकी हमारी जो ना एक्सेप्ट हो जाती है ना, तो ये कम्प्लीट टास्क में आ जाती है। तो कम्प्लीट टास्क में ना ये जैसे सीपीआर करेक्शन लिखा हुआ है, तो यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे तो ये जो ना एप्लीकेशन वाला जो ना पोर्टल वो ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे जो ना ये रिप्लाई ऑन एप्लीकेशन फॉर सीपीआर करेक्शन, तो ये जो ना एफबीआर की तरफ से कोरस्पोंडेंस आ जाएगी, यानी कि उनकी तरफ से एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन की ना रिप्लाई आ जाएगा। जैसे हम इस ऊपर क्लिक करेंगे रिप्लाई ऑन एप्लीकेशन फॉर करेक्शन सीपीआर, तो ये व्यू में हम आएंगे। तो ये जो ना ये कंटेंट्स में आ गए और ये एंड में हम एट्रीब्यूट में आएंगे तो ये यहाँ पे ना उसका डिसीजन आ रहा होता है। तो यहाँ पे डिसीजन लिखा हुआ है रिफ्यूज़ रिजेक्ट, यानी कि ये एप्लीकेशन जो ना वो जो कि पहले से सबमिट की हुई थी ये रिजेक्ट हो चुकी है। अगर वो एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो चुकी होती तो यहाँ पे जो ना एक्सेप्टेड का या ग्रांटेड का वर्ड लिखा हुआ ना था, यानी कि उन्होंने हमारा सीपीआर करेक्शन करेक्ट कर दिया हुआ है। और साथ में जो ना ये अटैचमेंट जो आ रही है ना, तो अटैचमेंट के अंदर जो ना जो करेक्टेड सीपीआर है वो भी यहाँ पे जो ना उन्होंने अटैच कर देना था। तो ये अभी आपको बताने का पर्पस ये था कि जो ऑफलाइन फाइलिंग है वो भी मैंडेटरी है, अगर सिर्फ ऑनलाइन फाइलिंग सफिशेंट नहीं है, क्योंकि वहाँ पे जो रेलिवेंट ऑफिसर है उनसे खुद से जाके मिलना पड़ता है, फिर जो ना इसको वो एप्लीकेशन को ना परसू करेंगे, इसको प्रोसेस करेंगे। जी नाज़रीन, ये सीपीआर करेक्शन से रिलेटेड हमारी वीडियो इधर तक की थी। तो उम्मीद है कि इसमें आपको फ़ायदा होगा अगर वीडियो देख के।
या फिर भी अगर इन यानी कि अगर आपकी कोई क्यूरी या क्वेश्चन हुआ तो आप कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं, या फिर इन रेलिवेंट नंबर के ऊपर भी रब्ता करके भी पता कर सकते हैं। तो इसके अलावा आप आपको बताते जाएँ कि इस चैनल के ऊपर जो ना अदर वीडियोस भी अवेलेबल्स हैं रिगार्डिंग एससीपी, पीआर, सेल टैक्स, इनकम टैक्स, पीआरए, एसआरबी, अकाउंट फाइनेंस, ईआरपी, वी बॉक, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड। तो आप उन वीडियो को देख के भी जो ना फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।